जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो ग्रेनुलेशन टेक्नोलॉजी डिस्कस कर रहे थे। ग्रेनुलेशन टेक्नोलॉजी में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो एक्सट्रूजन एंड स्फेरिनाइजेशन ग्रेनुलेशन थी। एक्सट्रूजन स्फेरिनाइजेशन ग्रेनुलेशन में हमने ये एक नया मेथड है जो कि वेट ग्रेनुलेशन का ही एक्चुअली मेथड है। वो वेट ग्रेनुलेशन का मेथड हमने एडवांस वेट ग्रेनुलेशन का वो मेथड डिस्कस किया। तो ये हमारा वहाँ पे सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। आज हमारा थर्ड चैप्टर है जो कि हमने स्टार्ट करना है। वो थर्ड चैप्टर जो है वो है पॉलीमर्स से रेलिवेंट। पॉलीमर्स जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं फॉर ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। तो फर्स्ट एक लेक्चर होगा, फिर जरा नमाज की ब्रेक 10-15 मिनट की, फिर दोबारा लेक्चर लेंगे। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन जो कि पॉलीमर्स है। पॉलीमर्स आप पहले जानते हैं कि पॉलीमर्स की यूटिलिटी या इनका नेम हमने बहुत दफा सुना है पहले से। पॉलीमर्स को हम पहले शुरू में जब कन्वेंशनल डिलीवरी सिस्टम बनाते थे तो कन्वेंशनल डिलीवरी सिस्टम में हमने पॉलीमर्स को यूज किया है फॉर एज अ लुब्रिकेंट, पॉलीमर को यूज किया हमने एज अ डाइलुएंट, पॉलीमर को यूज किया एज हमने डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, एज अ बाइंडर्स। ये पॉलीमर्स की यूटिलिटी थी और ये पॉलीमर कोई स्मॉल साइज्ड पॉलीमर्स की डिस्कशन होती थी। अब जो हमारे फील्ड में आ गया, हमारा फील्ड जो है वो क्योंकि अब सस्टेन्ड कंट्रोल रिलीज की तरफ चला गया है, नैनो टेक्नोलॉजी या माइक्रो एनकैप्सुलेशन की तरफ चला गया है, तो ये वेरी स्पेसिफिक टारगेटेड डिलीवरी सिस्टम की तरफ चला गया। तो ये जो फिर टारगेटेड डिलीवरी सिस्टम या नैनो डिलीवरी, इनके लिए फिर हमें कोई स्पेसिफिक पॉलीमर चाहिए होते हैं, या सस्टेन्ड कंट्रोल्ड के लिए भी हमें ऐसे पॉलीमर चाहिए होते हैं जो पॉलीमर्स फिर हमें वो प्रॉपर्टी इंड्यूस करके देते हैं जो जिस प्रॉपर्टी के लिए हम उसको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल उनका टाइम बेस्ड डिलीवरी है, या उनकी रिटेंशन है किसी एक स्पेसिफिक एरिया में जहां से उन्होंने फिर आगे मूव करना है, या फिर सिमिलरली उनका जो पॉलीमर्स है उनकी रिलीज है किसी एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर। इन बेसिस के ऊपर हम उनको यूज करते हैं, या उनकी कोई एक कोटिंग एबिलिटी है वेरी एफिशिएंट है जो कि उसकी वजह से हम यूज करते हैं। तो पॉलीमर्स जो फिर हमारी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज होते हैं वो अब बहुत उनकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पॉलीमर्स को डिस्कस करें। तो पॉलीमर्स फिर अगर हम इसको स्टार्ट करें सबसे पहले तो इंट्रोडक्टरी टू पॉलीमर्स। पॉलीमर्स में जो है वो हम कहते हैं कि ये एक पॉलीमर, पॉली एक से ज्यादा पार्टिकल को कहते हैं, मर्ज हम किसी एक मॉलिक्यूल के लिए यूज करते हैं। तो अगर कोई एक पार्टिकल जो है, एक मटेरियल जो है वो किसी एक ही पार्टिकल का बना हो तो उसको हम मोनोमर कहते हैं, जैसे ये यहाँ पे वर्ड लिखा मोनोमर कहते हैं। और सिमिलरली अगर वो बहुत सारे मोनोमर्स मिल जाएं और फिर उनसे बहुत सारे मोनोमर यानी कि मल्टी या पोली, बहुत सारे मोनोमर मिल जाएं आपस में अटैच हो जाएं तो वो कोई एक मॉलिक्यूल बनाए तो उस मॉलिक्यूल को फिर पॉलीमर कहते हैं। तो पॉलीमर्स आर एक्चुअली लार्ज कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स जो कि मेड अप होते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट जो कि मोनोमर कहलाते हैं। इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं विद ईच अदर। वो आइदर ज्वाइन होते हैं कोवलेंटली या वो किसी और आयनिक बॉन्ड से भी हो सकते हैं, या कोई स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन उसमें हो सकती है। तो इस तरह की किसी एसोसिएशन से हमने उनको आपस में ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करके वो एक लार्जर स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि पॉलीमर कहलाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्च था, हमने स्टार्च को एज अ बाइंडर भी यूज किया, हमने स्टार्च को पेरीजेलेटिनाइज्ड स्टार्च था उसको हमने डिसइंटीग्रेंट भी यूज किया। तो जैसे फिर स्टार्च जो है वो ग्लूकोज उसका मोनोमर है, तो मल्टीपल यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज लगे हुए हैं, उन ग्लूकोज से फिर ये जो बना है वो हम पॉलीमर स्टार्च कहलाता है। तो इस तरह मोनोमर्स को अटैच करके हमने पॉलीमर बनाया हुआ है। तो पॉलीमर जो है उनमें जरूरी है कि जब भी पॉलीमर बनेगा तो पॉलीमर बनाने के लिए एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को हमने अटैच करना है। तो एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, तो उस वक्त मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे जब उसमें प्रॉपर्टी होगी टू बी इंड्यूस्ड फ्रॉम वन और टू साइड्स। तो की नहीं, तो पॉलीमर्स में फिर हम कहते हैं कि इनमें फिर प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये एक से ज्यादा रिएक्शन का, मोनोमर की ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो एक से ज्यादा रिएक्शन काज कर सके। तो एक से ज्यादा रिएक्शन काज उसी वक्त होंगे जब अगर वो फंक्शनल बेस्ड रिएक्शन हो रहा है,
तो वो फंक्शनल ग्रुप उसमें वन मोर देन वन हो, और अगर वो सेकेंडली विदाउट रिएक्शन कर रहा है तो वो उसको, तो पॉलीमर्स में या तो फिर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप मींस अगर फॉर एग्जांपल 2 फंक्शनल ग्रुप हैं तो वो 2 रिएक्शन काज कर सकता है। एक वो अपनी राइट साइड से, ये मोनोमर है तो वो एक ही साइड से रिएक्शन काज कर दे, और एक इधर लेफ्ट साइड से यहाँ से रिएक्शन काज कर दे, तो वो 2 से 1 से 3 हो जाएगा। फिर उसके साथ भी अगर जो उसके साथ अटैच कर रहा है उसका एक रिएक्शन हो गया है तो उसका दूसरे एंड फ्री होना चाहिए, वो दूसरे एंड से काज कर दे रिएक्शन, तो वो फिर अगले से साथ कनेक्ट कर सकता है। या ये 2 से ज्यादा होंगे तो फिर एक तीसरा यहाँ पे है तो इधर भी एक रिएक्शन काज हो सकता है, तो ये ब्रांच भी बन सकती है उसकी। तो फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप बेस्ड रिएक्शन हो रहा है तो वो 2 से ज्यादा होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए, तो उससे फिर वो मोनोमर से पॉलीमर बन सकता है। इस तरह अगर बाइंडिंग साइट है कोई, यानी कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो बॉन्ड ब्रेक करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनना है, वो उससे आगे फिर नया इलेक्ट्रॉन शेयर होना है, तो वो भी बॉन्ड जो है वो डबल या उससे ज्यादा होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड अगर मोनोमर में है तो वो मोनोमर किसी भी तरह से पॉलीमर नहीं बना सकता। तो मोनोमर में एक से ज्यादा बाइंडिंग साइट्स का होना जरूरी है। अच्छा, जैसा कि फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो पॉलीएस्टर्स में होता है, तो पॉलीएस्टर्स में मल्टीपल कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होते हैं। इसी तरह से पॉलीअमाइड्स में मल्टीपल अमाइड ग्रुप्स होते हैं, इस तरह पॉलीकार्बोनेट्स में मल्टीपल कार्बोनेट ग्रुप्स होते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पॉलीमर्स की एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अब अगर हम इसको क्लासिफाई करें पॉलीमर्स को, तो क्लासिफिकेशन करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। उनमें से एक सिंपल मेथड जो कहलाता है क्लासिफिकेशन का, वो ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट्स कहलाता है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट्स मीन मोनोमर्स, हाउ मोनोमर्स आर अटैच्ड टू ईच अदर, or in other words which kind of monomers are actually attached to each other. A single monomer have been attached to each other, or 2 types of monomers are attached to each other, 3 types of monomers are attached to each other, whether they are attached linearly or they are attached in the branched form. These are actually on the basis of monomer units and on the basis of arrangement हम classify कर सकते हैं। अगर plainly start करें on the basis of मोनोमर यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ मोनोमर कौन से हैं, यानी कि मोनोमर कौन कौन सा अटैच्ड है, तो उसकी बेस के ऊपर हम अगर क्लासिफाई करें तो वो होमोपोलीमर, कोपोलीमर, टरपोलीमर, टेट्रापोलीमर, पेंटापोलीमर, इनमें क्लासिफाई किया जा सकता है। होमोपोलीमर से मुराद है कि होमो सेम को कहते हैं, पोलीमर जो सेम मोनोमर से मिलकर बना हुआ एक पोलीमर होगा। अगर आपने एक ही टाइप का मोनोमर यूज किया है तो वो फॉर एग्जांपल ए इज अ मोनोमर, तो आपने ए के ही यूनिट बना लिए, ए से मिलके आपने एक पॉलीमर बना लिया है, तो ये होमोपोलीमर कहलाएगा। जैसे ग्लूकोज 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 मिला है और स्टार्च बन गया है, तो ये एक होमोपोलीमर है। तो अगर उसमें कोई और मॉलिक्यूल आता तो वो फिर होमो ना रहता। अच्छा, इसी तरह से अगर ये बी है तो बी3 3 दफा वो मिल गया है, तो 4 दफा मिल गया, 5 दफा, 10 दफा, 20 दफा, 100 दफा, तो वो एक मोनोमर बन जाएगा। ऐसे सी के एग्जांपल। अच्छा, अगर 2 टाइप्स ऑफ मोनोमर मिले तो उनको फिर हम कोपोलीमर कहते हैं, बायोपोलीमर कहते हैं या कोपोलीमर। को ज्यादा बेटर वर्ड है बायोपोलीमर से। बायोपोलीमर भी एक्चुअली वर्ड यूज किया जाता है, बाय भी 2 को डिस्क्राइब करने के लिए होता है, लेकिन मोस्टली कोपोलीमर का वर्ड यूज किया जाता है। को से मुराद कॉम्बिनेशन को कहते हैं, 2 के कॉम्बिनेशन को कहते हैं। तो कोपोलीमर से मुराद है कि अगर 2 मोनोमर यूनिट्स हों, 2 टाइप्स ऑफ मोनोमर्स हों और वो आपस में अटैच करें, तो ये कोपोलीमर कहलाएगा। अच्छा जी, क्लियर है आवाज? लाइट चली गई थी दरमियान में। कोपोलीमर्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। कोपोलीमर्स फर्दर जो डिवाइड होते हैं वो 4 टाइप्स में किए जा सकते हैं, यानी कि एक उनकी ये अरेंजमेंट है नॉर्मली कि किस तरह से वो अरेंज होते हैं जब 2 मोनोमर आपस में अटैच करते हैं। तो उनमें से एक अरेंजमेंट जो है वो रैंडम है। अगर एक मोनोमर और दूसरा मोनोमर रैंडमली आपस में अटैच्ड हो, कोई स्पेसिफिक पैटर्न एग्जिस्ट ना करे उनके दरमियान बॉन्डिंग का, तो इसको हम रैंडम कोपोलीमर कहते हैं। तो रैंडम कोपोलीमर फॉर एग्जांपल ए और ए मिला था तो उसके बाद बी मिल गया, तो अगर ये बी 2 मिलते तो ये कोई अरेंजमेंट होती, लेकिन एक ही बी मोनोमर उसके साथ लगा और फिर दोबारा ए लग गया है,
और फिर दो ए दो लगने चाहिए तो ये दो नहीं लगे, ए भी सिंगल है और बी फिर दो लग गए हैं, और ए और बी इस तरह से, यानी कि ये रैंडमली कोई ना कोई एक सेकंड मोनोमर जो है उसके अंदर ऐड होता जा रहा है। इसको हम रैंडम कोपोलीमर कहते हैं। अच्छा, अगर इनमें कोई एक अरेंजमेंट हो, जैसे फॉर एग्जांपल ए के बाद बी मोनोमर लगे, बी के बाद फिर ए लगे, फिर उसके बाद बी लगे, इस तरह से ये जो कहलाती है ये अल्टरनेटिंग अरेंजमेंट कहलाती है। तो कोपोलीमर अल्टरनेटिंग हो सकता है। तो अल्टरनेटिंग में मोनोमर्स हैं वो रिपीट होते हैं अल्टरनेटिवली, वन आफ्टर द अदर, वो रिपीट हो रहे होते हैं। इस तरह से तीसरी टाइप जो है उसको हम कहते हैं ब्लॉक कोपोलीमर। ब्लॉक कोपोलीमर में मींस देयर इज अ ब्लॉक ऑफ वन मोनोमर एंड ब्लॉक ऑफ अ सेकंड मोनोमर which are attached to each other, which will be known as block copolymer। तो इसमें दो तरह के जो मोनोमर होंगे उनमें से हर मोनोमर कोई एक ब्लॉक की फॉर्म में दूसरे मोनोमर के ब्लॉक के साथ अटैच होगा। तो ये ब्लॉक भी आगे से क्लासीफाई हो सकते हैं, ये डाई ब्लॉक हो सकता है, यानी कि दो ब्लॉक आपस में अटैच हैं, एक मोनोमर का एक ब्लॉक और दूसरे मोनोमर का दूसरा ब्लॉक, ये आपस में अटैच हैं तो ये डाई ब्लॉक होगा। इसी तरह से अगर ये तीन अटैच है, जैसे कि ये सामने एग्जांपल में है, ए का एक ब्लॉक फिर बी का एक ब्लॉक फिर ए का एक ब्लॉक, तो ये ट्राई ब्लॉक होगा। इस तरह अगर बहुत सारे ब्लॉक मिल जाए तो फिर वो कोई स्टार ब्लॉक भी बन सकता है। तो स्टार में डिफरेंट शेप्स होती हैं, स्टार में 3 स्टार, 3 कॉर्नर भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 6 भी होते हैं, 7 भी होते हैं, 8 भी होते हैं। तो उसकी बेस के ऊपर इनको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, फर्दर क्लासीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, हम इनको स्टार ब्लॉक में ही क्लासीफाई कर देते हैं। तो या तो स्टार ब्लॉक हो सकता है। स्टार ब्लॉक में एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि एक सेंट्रल बाइंडिंग यूनिट होना चाहिए, जैसे ये दो एग्जांपल में आपको नीचे नजर आ रहा है, ये सेंट्रल बाइंडिंग यूनिट एग्जिस्ट करता है। ये सेंट्रल बाइंडिंग यूनिट मोनोमर्स को अटैच करने के लिए, ये एक क्रॉस लिंकर हो सकता है, कोई एक मॉलिक्यूल जिसके ऊपर कैपेसिटी है कि वो 3 या 4 या 5 या 6 ब्लॉक्स को आपस अपने साथ अटैच कर सकता है। तो स्टार ब्लॉक में एक सेंट्रल क्रॉस लिंकिंग यूनिट होगा जिसके साथ आपने डिफरेंट मोनोमर्स को अटैच कर देना, डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ मोनोमर्स को, 1 और 2, 2 ब्लॉक्स यहाँ पे हमने लगा दिए हैं, तो ये डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ मोनोमर अटैच हो जाएंगे। तो कोई शेप बन सकती है, किसी तरह की भी शेप बन सकती है, वो 3 कॉर्नर्स वाली हो सकती है, वो 4 कॉर्नर्स वाली हो सकती है, वो 5 कॉर्नर वाली हो सकती है। तो इसको हम कहते हैं ब्लॉक कोपोलीमर। फिर एक और क्लासिफिकेशन है जिसमें हम उसको कहते हैं ग्राफ्ट पोलीमर। कोपोलीमर की ही एग्जांपल है लेकिन ये ग्राफ्टिंग या ग्राफ्ट कोपोलीमर कहलाता है। तो ग्राफ्ट कोपोलीमर को हम कहते हैं कि इस तरह के पोलीमराइजेशन में जब पोलीमराइजेशन होती है तो उस पोलीमराइजेशन में एक ब्रांच्ड चेन बनती है। तो नॉर्मली एक सिंगल चेन नहीं, तो एक स्ट्रेटर चेन होती है किसी एक मोनोमर की, उस मोनोमर के ऊपर अगर आप देखें कि उसके ऊपर एक दूसरा मोनोमर जाके अटैच होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपको एक स्ट्रक्चर नजर आता है, या ये आप यहाँ से देखें कि एक चेन थी जिसमें पहले एक ब्लॉक, एक पॉलीमर है यानी कि ए का ब्लॉक है, फिर उसके बाद बी का ब्लॉक है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये दो ब्लॉक ही हों, तो ये एक भी हो सकता है, यानी कि इसके साथ एक ही मोनोमर का कंटिन्यूअस ब्लॉक है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो एक ही सीक्वेंस है, लॉन्गिट्यूडनल सीक्वेंस है। इसके ऊपर आपने डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर दूसरा ब्लॉक लगा दिया, एक और नया ब्लॉक या दूसरा पॉलीमर की ब्रांच चेन एक लगा दिया, यहाँ पे एक लगा दिया, यहाँ पे एक लगा दिया और यहाँ पे ऐसे एक लगा दिया। तो ये एक स्ट्रेट चेन के ऊपर दूसरी चेन को इंट्रोड्यूस कर देना जो कि उसकी कंटिन्यूएशन नहीं है, चेन की कंटिन्यूएशन नहीं है, उसकी ब्रांचिंग बन जाती है, ब्रांच बन जाए। तो ये ब्रांचिंग का मैकेनिज्म अगर ऐसा हो कि वो डिफरेंट मोनोमर्स के ऊपर ब्रांच बने, फिर इसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। जैसे निटिंग में ग्राफ्टिंग यूज की जाती है, तो ये वैसे ही ग्राफ्टिंग है। तो ग्राफ्टिंग में आप एक स्ट्रेट चेन ऑफ द मोनोमर लेते हैं, स्ट्रेट चेन ऑफ द मोनोमर के ऊपर आप एक उसके ऊपर ब्रांच बना देते हैं, डिफरेंट पोजीशंस के मोनोमर के डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर एक और ब्रांच बना दी जाती है, जिसको फिर हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। ये एक जगह पे ग्राफ्टिंग ये है, दूसरी जगह पे ये है, इस तरह तीसरी जगह पे ये ग्राफ्टिंग है। तो ऐसा पॉलीमर जो है वो ग्राफ्ट पॉलीमर को पॉलीमर कहलाएगा, यानी कि दो मोनोमर का है तो दो मोनोमर ब्लॉक का ये ग्राफ्ट को पॉलीमर कहलाएगा।
अच्छा, अगर ये मोनोमर 2 से बढ़ जाए तो फिर वो 3 हो जाएंगे। 3 मोनोमर में स्ट्रक्चर में 3 मोनोमर टर पॉलीमर कहलाएगा। अगर टर पॉलीमर में हम क्लासीफाई करेंगे इसी तरह से, तो वो उसमें भी अरेंजमेंट ऐसी होगी कि रैंडम अरेंजमेंट हो सकती है तीनों मोनोमर्स की, अल्टरनेटिंग हो सकती है 3 मोनोमर्स की अरेंजमेंट, या फिर ब्लॉक में हो सकती है 3 मोनोमर्स हो सकते हैं। यानी कि ये एक सेंट्रल यूनिट है, इसके साथ एक ब्लॉक लगाओ, दूसरे का लगाओ, तीसरा इधर लगा हो, ये तीसरे का लगा हो, तो ऐसे 3 ब्लॉक्स का 3 तरह के ब्लॉक मोनोमर्स के यूज हो सकते हैं। ऐसे ही अगर ग्राफ्टिंग होनी है तो ग्राफ्ट में एक चेन ऑफ 1 मोनोमर और एक चेन यहाँ अगले पे दूसरे मोनोमर की, यानी कि बी है यहाँ पे और यहाँ सी लगी हुई हो, इस तरह ये बी है और इसके साथ सी लगी हो, ऐसे ये टर पॉलीमर हो जाएगा, ये 3 मोनोमर का हो जाएगा। तो कम्प्लेक्सेशन ज्यादा से ज्यादा होती जाएगी। इस तरह फिर एक टेट्रा पॉलीमर होता है जिसमें 4 डिफरेंट मोनोमर्स होते हैं। अगर 4 डिफरेंट मोनोमर्स हो तो उनको टेट्रा पॉलीमर कहेंगे। ऐसे 5 मोनोमर यूनिट हो तो उसको पेंटा पॉलीमर कहेंगे। अच्छा, ये क्योंकि इसकी डिटेल मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि ये पेंट इंडस्ट्री वगैरह में यूज होते हैं या और दूसरी केमिकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं। हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये पॉलीमर यूज नहीं होते। हम जरा को पॉलीमर तक ही रहते हैं क्योंकि ये इनको डिग्रेड करना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक बड़ी क्लास होती है जिसको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो हमारे पॉलीमर जो हैं वो ज्यादातर क्लासिफाइड हमने जो यूज करने होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होती है। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर उस वक्त ही होगा जब उनका कंसीवेबल पैटर्न होगा, पैटर्न ऑफ अटैचमेंट कंसीवेबल होगा, यानी कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस बॉन्ड को ब्रेक करना है, कहाँ से ब्रेक करना है। और ये कंसीवेबल है, वाटर कहाँ से पेनिट्रेट कर सकता है, किस पोर से, कहाँ से ये उसको स्वेल करा सकता है, स्वेलिंग के बाद कौन सा बॉन्ड पहले ब्रेक करेगा और कितना पोर साइज डेवलप होगा, फिर दूसरा बॉन्ड कौन सा ब्रेक करेगा। ये आप कंसीव अगर कर सकें तो ही हमारी जो साइंस है फार्मास्यूटिकल साइंस वो सक्सेसफुल होती है। अगर ये कंसीवेबल पैटर्न ना हो तो फिर हम इसको प्रॉपरली नहीं कर सकते, यानी कि फिर वो पॉलीमर जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा, वो भी डिग्रेड नहीं करेगा। तो हम उसको फिर हमें किसी वे से निकालना पड़ेगा बॉडी में से, जो कि काफी डिफिकल्ट होता है। तो जैसे ही मोनोमर की टाइप्स बढ़ती जाएगी, ज्यादा ज्यादा होती जाएगी, उतनी कम्प्लेक्सेशन बढ़ती जाएगी और बॉन्डिंग की जो बॉन्डिंग है वो भी चेंज होती जाएगी, क्योंकि हर मोनोमर ने किसी और फंक्शनल ग्रुप के साथ या किसी और चेन के साथ अटैच करना है, अटैचिंग यूनिट होगा उसका। तो जब वो डिफरेंट होगा तो उसमें फिर उसको ब्रेक करना भी डिफिकल्ट होगा या डिफरेंट वे से ब्रेक किया जा सकता है। तो ये जो डिफिकल्टी है वो उसको नॉन बायोडिग्रेडेशन की तरफ लेके जाएगी, जो कि हमारे रिक्वायर्ड नहीं होता। तो ये एक फिगर आपको नजर आती है जिसमें इन सब को क्लासिफाई किया है डिफरेंट कोपॉलीमर्स को, इनकी टाइप्स को थोड़ा सा रेगुलराइज किया है। तो उसमें डाई ब्लॉक को, ट्राई ब्लॉक को सबसे पहले डिफाइन किया। तो अगर आप डाई ब्लॉक को देखें तो ये अगर ये सर्कल्स जो बनाए हैं जो कि अंदर से हॉलो हैं, ये अगर फॉर एग्जांपल ए टाइप है और ये जो कि अंदर से फिल्ड हैं ये बी टाइप है, तो ये 2 टाइप्स के मोनोमर से मिला है तो ये डाई ब्लॉक कहलाएगा, या इसको ए बी डाई ब्लॉक कहेंगे, ए और बी मोनोमर के साथ ए बी डाई ब्लॉक कहलाएगा। तो ए बी डाई ब्लॉक जो है वो पॉलीमर बन सकता है इससे, उसको इस अरेंजमेंट में लग सकता है, ये ए बी ब्लॉक कहलाएगा। ये इस तरह से 3 भी हो सकते हैं, यानी कि ये 2 ब्लॉक थे तो डाई ब्लॉक है। अगर ये 3 हो जाए यानी कि 2 ए के ब्लॉक हैं, ये जो अब हमने ए इंडिकेट किया हुआ है फिल्ड ब्लैक कलर से और बी इंडिकेट किया हुआ है एम्प्टी व्हाइट कलर से। तो अगर 2 ए के ब्लॉक लग गए हैं और उसके सेंटर में बी ब्लॉक लग गया है, ये ट्राई ब्लॉक हो जाएगा। इस तरह 2 बी साइड पे लग गए हैं और सेंटर में ये लग गया है तो ये बी ए बी ट्राई ब्लॉक कोपॉलीमर हो जाएगा। ये अरेंजमेंट अल्टरनेटिंग में इस तरह से नजर आएगी, यानी कि ये फॉर एग्जांपल ए था जो कि ब्लैक कलर में है और ये जो हमारे पास है व्हाइट कलर में वो बी है। तो ए के बाद बी, बी के बाद फिर इसी तरह से दूसरा ए ही आ गया है, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद ए। तो पहले वाले में एक ब्लॉक, फिर दूसरे वाले में एक ब्लॉक, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये अल्टरनेट आ रहे हैं। पहला एक, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, चौथा और पांचवा, ये चौथे नंबर, तीसरे नंबर पे पहले वाला फिर और चौथे नंबर पे दूसरे वाला, इस तरह पांचवें नंबर पे फिर पहले वाला, ये अल्टरनेटिंग ब्लॉक कहलाएगा। अच्छा, इस तरह से रैंडम जो मैंने आपको बताया, रैंडम को हम टेपर्ड ब्लॉक भी कहते हैं। तो रैंडम में
एक मोनोमर चल रहा था तो उसके बाद फिर कहीं पे दूसरा मोनोमर आ गया, फिर वो चलने लग गया पहले वाला, फिर कोई मोनोमर आ गया, फिर वो कट हो गया, फिर दूसरा आ गया, यानी कि कोई एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं है इसमें। ये टॉपर्ड ब्लॉक या फिर इसको हम अल्टरनेटिंग ब्लॉक को पॉलीमर कहते हैं। अच्छा, तीसरा जो मैंने आपको आखिरी बताया था वो ग्राफ्ट कोपॉलीमर था। तो ग्राफ्टिंग में फॉर एग्जांपल ये जो है ये बी मोनोमर की एक चेन है, तो बी मोनोमर की एक चेन के ऊपर यहाँ पे ए मोनोमर की एक चेन लगी है, यहाँ पे एक दूसरी लगी है, यहाँ तीसरी, ये ग्राफ्टिंग कहलाती है। तो एक्चुअली ये ग्राफ्ट कोपॉलीमर होता है। सर ये जो टॉपर्ड है, जी जी, टैपर्ड। तो सर ये सर ये कहते हैं रैंडम में नहीं आएगा? हाँ जी, रैंडम में ही बताया आपको ना, रैंडम में ये क्योंकि अरेंजमेंट जो है वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, नॉन स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, तो किसी भी जगह पे आ रहा है तो ये रैंडम को ब्लॉक कहलाएगा। चलो ठीक है। और ग्राफ्टिंग में ये ग्राफ्ट है, फॉर एग्जांपल ये एक मोनोमर की चेन है, इसके ऊपर आपने कोई दूसरे मोनोमर की चेन लगाई है, ये मोनोमर की चेन किसी साइड को और मूव नहीं कर रही, यानी कि ये मोनोमर की चेन जो है वो ग्रो नहीं कर रही, इसके साथ ऊपर कोई दूसरे मोनोमर की, यानी कि एक ये व्हाइट कलर का थ्रेड है, उसके ऊपर ये रेड कलर ब्लैक कलर का थ्रेड लगाया जा रहा है, तो ये ग्राफ्टिंग कहलाती है, वो ग्राफ्ट होता है। तो इसी को हम ग्राफ्ट कोपॉलीमर कहते हैं। अच्छा, एक दूसरी अरेंजमेंट है जिसको हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स, कि मोनोमर्स किस तरह से अरेंज है। तो एक सिंपल सी फॉर्म में इसको क्लासिफाई किया जा सकता है, वो तीन फॉर्म्स में, लीनियर पॉलीमर के फॉर्म में, ब्रांच्ड पॉलीमर की फॉर्म में, या क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर की फॉर्म में। इस तरह एक नेटवर्क लाइक भी होता है, तो नेटवर्क को छोड़ दें हम, लीनियर, ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक्ड ज्यादा कॉमन है। लीनियर से मुराद है कि वहां पे कोई ब्रांचिंग नहीं है, स्ट्रेट चेन ही एग्जिस्ट करती है पॉलीमर में, तो ऐसा पॉलीमर लीनियर पॉलीमर कहलाता है। अगर उसमें ब्रांचेस स्टार्ट हो जाए किसी एक जगह से, तो वो जो कि ब्रांच किसी एक साइड को फिक्स्ड पैटर्न पे नहीं है, वो किसी भी साइड को ग्रो कर सकती है, तो ये ऐसा पॉलीमर प्लेन ब्रांच्ड पॉलीमर कहलाता है, जिसपे सेवलर ब्रांचेस एक ही चेन से इनिशिएट करने लग जाती है, वो ब्रांच्ड पॉलीमर। तीसरा एक कहलाता है क्रॉस लिंक्ड। क्रॉस लिंक्ड में ये होता है कि वहां पे एक हम दो चेन्स को या तीन चेन्स को आपस में एसोसिएट करते हैं, तो जब वो आपस में एसोसिएट करते हैं तो उसके लिए हम एक और टाइप ऑफ अटैचमेंट या अटैचर लगा देते हैं, उस अटैचर को हम क्रॉस लिंकर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक चेन ये है ए मोनोमर की, ये चेन बी मोनोमर की है, ये चेन सी मोनोमर की है, तो ए चेन ऑफ मोनोमर जो है वो अटैच होगी टू द बी चेन ऑफ मोनोमर विद द हेल्प ऑफ अ क्रॉस लिंकर, अ सब्सटेंस जो कि ए को बी के साथ लिंक कर सकता है, अटैच कर सकता है। ये उसकी लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना पोर ऑफ द पॉलीमर ज्यादा होता जाएगा, यानी कि उनके दरमियान जो गैप है दो चेन के, वो उसका पोर डेवलप करेगा। जितना ये क्रॉस लिंकर बड़ा होगा उतना उसका पोर स्ट्रक्चर ज्यादा होगा। क्रॉस लिंकर से हमने दो चेन्स को अटैच कर दिया, इसका इस चेन को हमने अगली के साथ अटैच कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ क्रॉस लिंकर। हम किसी एक मोनोमर को भी दूसरे मोनोमर के साथ अटैच कर सकते हैं विद अ क्रॉस लिंकर। वो जैसे कि आपको ये नेटवर्क में नजर आ रहा है कि एक मोनोमर ये है, एक ये है, इसको हमने अटैच किया विद अ क्रॉस लिंकर, फिर इसको इस मोनोमर के साथ अटैच किया विद अ क्रॉस लिंकर। ये जो ब्लैक लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये ब्लैक लाइंस हमारे क्रॉस लिंकर की हैं, और ये जो आपको थोड़ा सा ग्रे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये हमारा मोनोमर है। तो एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के साथ विद द हेल्प ऑफ क्रॉस लिंकर ही लगा, तो नेटवर्क क्रॉस लिंकिंग की ही एग्जांपल है। ये स्ट्रेटर क्रॉस लिंकिंग, स्ट्रेट चेन क्रॉस लिंकिंग होती है, और एक इस तरह से नेटवर्क क्रॉस लिंकिंग होती है, तो वो नेटवर्क क्रॉस लिंकिंग भी हो सकती है। तो क्रॉस लिंकर्स दो मॉलिक्यूल्स को आपस में मिलाने के लिए होता है, जैसे आपको पहले एग्जांपल दी थी हाइड्रोजेल की, जब हम स्टेबिलिटी स्टडीज डिस्कस कर रहे थे, उसमें हीमा का ये उसमें थी, जब हम कर रहे थे डीएससी स्टडीज, हीमा को एक्रिलिक एसिड के साथ मिलाया हुआ था, PEGDA के साथ, वो एज अ क्रॉस लिंकर डाला हुआ था उसमें, तो वो एक्रिलिक एसिड का चेन को हीमा की चेन के साथ अटैच कर देता है विद द हेल्प ऑफ PGEDA, उसके साथ ये मिलके फिर एक हाइड्रोजेल बन जाता है, जो कि वाटर की प्रेजेंस में स्वेल करने की एबिलिटी रखता है। तो ये
ऐसा पॉलीमर जिसमें फिर हम कोई क्रॉस लिंकर यूज करें टू अटैच टू मोनोमर्स और अ चेन ऑफ मोनोमर टू द अदर सेकंड चेन ऑफ मोनोमर, उसको हम क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर कहते हैं। अच्छा, तीसरा जो क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन कर सकते हैं, यानी कि जहां से हमने पॉलीमर्स को अटेन किया है। तो नॉर्मली हम पहले पॉलीमर्स अटेन करते थे, वो नेचुरल सोर्स होता था, यानी कि हमने किसी एनिमल के से ले लिया है या किसी प्लांट से ले लिया, यानी कि हमने कोई प्रोटीन ले लिया, एनिमल से प्रोटीन ले लिए, वो प्रोटीन जो है वो हमारा पॉलीमर है। तो प्रोटीन्स जैसे जेलेटिन है, तो जेलेटिन के हमने शेल बना लिया, तो जेलेटिन हमारा एक ये हमने एनिमल से लिया हुआ है जेलेटिन। तो या ये हलाल हो सकती है, हराम हो सकती है, ये एक अलग इशू है। तो जेलेटिन ले ली है, तो जेलेटिन जैसे कि प्रोटीन है, तो हमने वो पॉलीमर के तौर पे यूज किया, तो ऐसा पॉलीमर जो नेचुरल ओरिजिन से लिया गया वो नेचुरल पॉलीमर कहलाएगा। तो ऐसे ही पॉलीसेक्राइड्स हैं जो प्लांट से लिए हुए हैं, या गम्स निकलती हैं प्लांट से, तो हमारे पास बहुत सी गम्स हैं, क्राया गम है, इसी तरह से केशिया गम है, कैरीगिनान गम है, ऐसे बहुत सी गम्स है हमारे पास, ग्वार गम है, कॉमनली यूज्ड ये हमने गम्स सारी की सारी नेचुरल ओरिजिन से प्लांट से ली हुई हैं। तो प्लांट के एक्सट्रैक्ट से हमने गम्स बनाई हुई हैं, या प्लांट नॉर्मली गम एक्सक्रीट करता है, गम रेजन्स, वो गम रेजन्स हमने लिए हुए हैं, वो उनको हम एज अ पॉलीमर यूज करते हैं। इसी तरह पॉलीसेक्राइड्स है, जैसे स्टार्च वगैरह है, तो ये भी हम प्लांट से लेते हैं। प्लांट से लिया हुआ स्टार्च है, तो पोटैटो से नॉर्मली स्टार्च अटेन की जाती है। तो नेचुरल ओरिजिन अगर हम ये पॉलीमर्स लें फ्रॉम नेचुरल प्लांट एंड एनिमल सोर्स, सिमिलरली एक हमारा तीसरा सोर्स होता है जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कुछ पॉलीमर्स हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सोर्स से भी बनाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्योंकि प्रोटीन का स्ट्रक्चर काफी बड़ा होता है, वो आप डेवलप कर सकते हैं उनका डीएनए से, तो वो हम उससे मैच करके हम कुछ पॉलीमर्स बना लेते हैं। वो हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज करेंगे, यहाँ पे नॉर्मली हमारे इस फार्माटेक के फील्ड में नहीं यूज होती, बायोटेक के फील्ड में यूज होती। अच्छा, फिर एक दूसरा सोर्स है, ये नेचुरल सोर्स था, तो नेचुरल के अलावा दूसरा सोर्स है वो सिंथेटिक सोर्स कहलाता है। सिंथेटिक से मुराद है कि ये हमने नेचुरल सोर्स से अटेन नहीं किया हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ हमने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन लेबोरेटरी सिंथेसाइज कर लिया है। ऐसा पॉलीमर जो कि लेबोरेटरी में फिर सिंथेसाइज्ड है, वो सिंथेटिक पॉलीमर कहलाते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर जो है वो नॉर्मली हम ने जो बनाए हुए हैं वो फाइबर्स है। तो फाइबर्स ज्यादातर जो हैं वो क्लासिफाइड है इनटू सिंथेटिक क्लास ऑफ द पॉलीमर, जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल फील्ड में आती है। तो फाइबर्स, जैसे फाइबर्स आपने पढ़े हुए हैं, ये सेलुलोज के डेरिवेटिव्स हैं, ये सारे सिंथेटिक से बनाए हुए। सेलुलोज नेचुरल था, लेकिन उसकी तरह का स्ट्रक्चर हमने डेरिवेटाइज कर लिया है विद डिफरेंट अदर फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड। मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, हाइड्रोक्सी इथाइल हो गया, ये हमने, या अकेला इथाइल हो गया, इस तरह से हमने पॉलीमर बनाए हुए हैं, तो वो हमारे फाइबर्स होते हैं, उनको हम फाइबर्स कहते हैं। तो फाइबर्स जो हैं वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं इनटू टू क्लासेस, एक जो कि थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं और एक थर्मोसेट्स होते हैं। थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो मटेरियल ऐसे हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं और फ्लोएबल होते हैं, उनकी प्लास्टिक एप्लीकेशन होती है, यानी कि उनके ऊपर हमने स्ट्रेस लगाई या हीट दी या प्रेशर लगाया, तो अंडर द इफेक्ट ऑफ हीट या प्रेशर वो सॉफन कर सकता है, वो फ्लो कर सकता है, मेल्ट कर सकता है, यानी कि वो फ्लो कर सकता है, फ्लोएबल होता है। तो जब हम उसके ऊपर से वो स्ट्रेस हटा देंगे तो वो वहीं पे रुक जाएगा, वो उसी तरह का दोबारा हो जाएगा जैसे कि वो पहले से था, किसी और वे में। जरूरी नहीं है ये न्यूटेनियन फ्लो ही दे रहा हो, ये नॉन न्यूटेनियन फ्लो भी दे सकता है, यानी कि इनकी कोई थिक्सोट्रॉपी हो सकती है, वो थिक्सोट्रॉपिक वे से वापस आ सकता है अपनी किसी एक ओरिजिनल शेप में। तो ऐसा पॉलीमर जो कि वापस आ जाए ऑन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, चाहे वो उसी पैटर्न पे वापस आए या वो किसी डिफरेंट पैटर्न पे वापस आए, तो इसको हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। जब हम स्ट्रेस यानी कि पहले लगाई है तो वो चेंज हुआ और हमने स्ट्रेस रिमूव किया तो वो फिर वापस आ गया, ये थर्मोप्लास्टिक कहलाएगा। दूसरा जो है सेकेंड टाइप ऑफ फाइबर्स, वो थर्मोसेट्स कहलाती है। थर्मोसेट्स जो हैं वो होते हैं जब हम उनके ऊपर प्रेशर लगाते हैं, हीट देते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो स्ट्रेस की एप्लीकेशन पे फिर उनका जो चेंज होती है पोजीशन, वो परमानेंट होती है, वो वापस नहीं आते, यानी कि वो फ्लो शो नहीं करते, या वो फ्लो शो करते हैं तो फिर वो एक पोजीशन पे जाके बर्न कर देते हैं,
या वो एक पोजीशन पे जाके ब्रेक कर जाते हैं, या वो ब्रिटल हो जाते हैं, ब्रिटल जो कि फिर यूजेबल नहीं रहता, तो ब्रिटल हो जाते हैं। ऐसे पॉलीमर्स थर्मोसेट्स कहलाते हैं। तो ये जो सिंथेटिक ओरिजिन से हमने बनाए हुए पॉलीमर्स हैं, उनकी एग्जांपल में पॉलिएस्टर रेजन्स हमने बनाए हुए हैं, पॉलीयूरेथेन पॉलीमर्स बनाए हुए हैं, या जैसे वल्कनाइजिंग रबर होती है, ये रबर हमने नेचुरल रबर से हमने इन्फ्लुएंस होकर ये वल्कनाइजिंग रबर बनाई हुई है। पॉलीस्टायरीन पॉलीस्टायरीन होती है ये, तो पॉलीस्टायरीन वल्कनाइजिंग रबर हमने बनाई हुई है। तो पॉलिएस्टर रेजन्स, पॉलीयूरेथेन और वल्कनाइजिंग रबर ये हमारी टाइप्स हैं, एग्जांपल्स हैं सिंथेटिक ओरिजिन के पॉलीमर। फिर तीसरी एक सोर्स होता है जो कि सेमी सिंथेटिक होता है। सेमी सिंथेटिक में हमने जो नेचुरली ऑब्टेन्ड पॉलीमर है उनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया होता है, एनिमल और प्लांट सोर्स से हम लेते हैं, उनको हम मॉडिफाई कर देते हैं, तो ये हमारा सेमी सिंथेटिक ओरिजिन होता उनकी नेचुरल प्रॉपर्टी फिर नहीं रहती एक्चुअली, तो वो हो जाती है जो ड्राइव्ड आपने प्रॉपर्टी उसको दी है, लेकिन वो रहते वही है कि हमने मॉडिफिकेशन से किया है, तो इसलिए वो सेमी सिंथेटिक। तो इस तरह जब हम मॉडिफिकेशन किसी में भी करते हैं तो उसकी इलास्टिसिटी आ जाती है, उसमें प्लास्टिसिटी नहीं आती, उसमें इलास्टिसिटी आ जाती है। सिंथेटिक प्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक, ये इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक इन नेचर होते हैं, इसलिए इनको हम इलास्टोमर्स भी कहते हैं। तो ये इलास्टोमर्स कहलाएंगे जो कि सेमी सिंथेटिक ओरिजिन के हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल रबर है, ये इलास्टिक इन नेचर होती है, तो ये जो नेचुरल रबर हमने ली है इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की होती है। आइसोप्रोपेन होती है, तो हमने आइसोप्रोपेन के ऊपर और आइसोप्रोपेन के मॉलिक्यूल ज्यादा लगा दिए हैं, तो वो एक बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है, जो नेचुरल रबर का है, ये इलास्टोमर है। इसी तरह से जो एक रबर है इथाइलिन, प्रोपाइलिन, डाइईन रबर, ये रबर कॉमनली यूज होती है हमारी नैनो टेक्नोलॉजी में, तो ये हम यूज करते हैं ईपीडी के नाम से, ईपीडी रबर होती है। इस तरह फ्लोरो इलास्टोमर्स होते हैं, फ्लोरो री इलास्टोमर्स एक्चुअली कहलाते हैं। फ्लोरो इलास्टोमर्स जो होते हैं इनमें फ्लोरो ग्रुप्स के साथ हमने उसी रबर के जैसे स्ट्रक्चर को, इलास्टोमर के स्ट्रक्चर को जो नेचुरल ओरिजिन से, उसको हमने डिफरेंटली अरेंज किया होता है। और प्लाटिनियम क्योर्ड सिलिकॉन, ये भी एक हमारा इलास्टोमर है, ये भी हमारा सेमी सिंथेटिक ओरिजिन से लिया हुआ है। अच्छा, पहला लेक्चर बच्चों यहीं तक है सर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। हाँ सर, जी सर ये इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में थोड़ा डिफरेंस एक्सप्लेन कर दें। इलास्टिक होता है कि वो जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स रिवर्सेबल होती है, एग्जैक्टली एट द सेम फ्लो पैटर्न जिस पे आपने लगाई है उसी तरह से वापस आ जाएगी। प्लास्टिसिटी डजंट मीन्स कि वो उसी पे वापस आएगी, प्लास्टिसिटी वापस आ सकती है लेकिन वो किसी और पैटर्न पे आती है, थिक्सोट्रोपिक, नॉन न्यूटोनियन। ठीक है, यस।